मित्रों जय हिंद। तो आज हम लोग जो है आरओ परीक्षा के बारे में जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है उसके बारे में फिर से एक बार चर्चा करते हैं। संपूर्ण रणनीति पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी पर भी आज हम जो है डिस्कस करेंगे जिससे आप लोग 100% इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। मित्रों बहुत सारे लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हैं, उनके मन में एक इच्छा जानने की कि वैकेंसी कब आएगी। मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ, मैं उनके जो इगरनेस है, मैं उनकी उत्सुकता और उनके जो ये बार बार वो वैकेंसी के बारे में पूछते हैं उससे मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ कि उनकी चिंता क्या है। मित्रों चिंता की बात तो है, चिंता की बात इसलिए है कि एक जमाना था कुछ साल पहले, थोड़े साल पहले, कोई बैंक में भर्ती हो रहा है, कोई लड़के लड़कियां युवक युवतियां बैंक में जा रही, कोई रेलवे में सेटल हो रहा है, कोई 71,000 78,000 टीचर्स हो रहे हैं, प्राइमरी टीचर्स हो रहे हैं, फिर 68,000 हो रहे हैं। मतलब हर क्षेत्र में कहीं बीपीसीएल, आईओसी, एनटीपीसी, हर जगह लगातार वैकेंसियां आ रही थी। लोग कहीं ना कहीं सेटल होकर के, कहीं ना कहीं जॉब पा करके अपना जो है नए लड़के लड़कियां अपना भविष्य बना रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जब वैकेंसियां सीमित होती जा रही हैं। प्राइवेटाइजेशन आप लोग देख रहे हैं बढ़ रहा है, आउटसोर्सिंग से ज्यादातर काम लेने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अवसर तो कम हो ही रहे हैं, तो जब अवसर कम होते हैं तो लोगों की चिंता भी जायज होती है। आज जब आउटसोर्सिंग में वही आदमी 8 से 10 हजार में काम करता है तो बहुत पेन होता है ये देख करके कि कैसे अपना भविष्य वो लोग संभालेंगे। आप नॉर्मल एक मेडिकल एक्सपेंसेस हर महीने के 8 से 10 हजार रुपये नॉर्मल, आज के जीवन में 8 से 10 हजार रुपये नॉर्मल मेडिकल में खर्च हो जाते हैं पर मंथ। इसके अलावा एक चीज और गौर करने की बात है, जब बच्चे आज 10th 11th और 12th के बच्चे यानी इंटरमीडिएट के बच्चों की जो अच्छे खासे स्कूलों में पर मंथ की फीस है 10 हजार रुपये, और वही आदमी पढ़ने के बाद आउटसोर्सिंग में 8 हजार रुपये के आसपास कमाएगा तो कैसे होगा, ये चिंता जायज है। लेकिन अब हमें क्या करना है एज ए स्टूडेंट या मैं एज ए गाइड के रूप में मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जरा फोकस करें। देखिए अवसर कम हो रहे हैं लेकिन अभी भी जो अवसर है उनको ग्रैब करना है, उनको कैच करना है, यानी जो अवसर हमारे सामने हैं उनको पकड़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों की एक चिंता मुझे अच्छे से पता है कि सामने जो है पेट का एग्जाम है, आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं होगी तो आपका फ्यूचर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, जब फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो उल्टी सीधी दिशा में लोग जो है कहाँ जाएंगे, कहाँ फ्यूचर होगा, इस बारे में बड़ी चिंता रहती है आप लोगों को। उस चिंता से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि आप लोग ऐसे माहौल में अपने आप को कंसंट्रेट कैसे रखें, कैसे क्या चीज़ करें पहले और क्या चीज़ बाद में करें, कैसे धैर्य बनाए रखें, कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने की रणनीति बनाएं। तो मैं सबसे पहले कहूँगा अभी 15 या 16 अक्टूबर को पेट का एग्जाम है। अगर जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने इस एग्जाम को भरा है, आप पूरे मनोयोग से आप उसकी तैयारी कीजिए, उस एग्जाम को निकालिए। तो सबसे पहले आप पेट निकाल लीजिए, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा आरओ का, आना ही है। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, आएगा जरूर। लेकिन जो सामने है वो अभी अक्टूबर में ही है तो आप उसे कर लीजिए, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो तैयारी होती है वो थोड़ा सा हल्की होती है। तो आप लोग कुछ डीआई के क्वेश्चन कर लेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ी रीजनिंग, थोड़ी हिंदी, थोड़ी इंग्लिश और बाकी जीएस के क्वेश्चन थोड़े थोड़े रहेंगे। तो आप कुछ सेट हल करिए और या जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनके थ्रू आप जल्दी से जल्दी इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके आप इसकी तैयारी कर लीजिए और एग्जाम को ख़त्म कर लीजिए। अब आई बात आरओ की, यानी समीक्षा अधिकारी बन करके अपने सपनों को पूरा करने की। जो लोग इस सपने को देखते हैं, ज़्यादातर लोग देखते हैं इस सपने को, जो सचिवालय में आना चाहते हैं, अच्छी जगह पर बैठना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज पूरी की पूरी रणनीति प्रीलिम्स की चर्चा करूंगा। इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स नहीं निकला तो बाकी चीजें वहीं की वहीं फिनिश। तो मित्रों चिंता करने से कुछ नहीं होगा, हमें रणनीति बनानी होगी। पेट एग्जाम को जल्दी से आप कर लीजिए जो कि आपके सामने है, अगर आपने भर रखा है, आप सीरियस हैं तो। उसके अलावा अगर आपके पास बचता है टाइम, निश्चित बचेगा ही टाइम 15 अक्टूबर के बाद, तो क्या होना चाहिए इसमें, देखिए ये भी चीजें कॉमन है, पेट में भी वो चीजें आ रही जो आरओ में आ रही है, तो इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, ये टाइम आपका वेस्टेज नहीं हो रहा है। अब आरओ की रणनीति क्या होनी चाहिए मैं उस पर डिस्कस करता हूँ, जिसके लिए मैं आज जो है आप लोगों के सामने आया। क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये वैकेंसी जो है हर हालत में निश्चित है कि दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आएगी। मार्च में जाकर के फरवरी या मार्च में जाकर के इसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। तो हमारे पास अभी हैं 15 अक्टूबर तक, मान लीजिए छोड़ दीजिए, आधा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
मार्च से पहले प्रीलिम्स नहीं होने वाला, लगभग 6 महीने का टाइम है। तो हम लोग क्या करें, कैसे करें? सबसे पहले आपको मैं बताता हूं करना क्या है। एक एक महीने का टारगेट, एक महीने में जैसे ही जो पेट का एग्जाम खत्म करते हैं या जो पेट का एग्जाम की तैयारी नहीं करते वो सबसे पहले क्या करें, पहले महीने में फर्स्ट मंथ में क्या करें, फर्स्ट मंथ में वो क्या करें, सबसे पहले ज्योग्राफी करें, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का, आरओ एग्जाम के लिए भी, पीसीएस एग्जाम के लिए भी। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद करंट अफेयर्स आप जानते हैं, जैसे 140 क्वेश्चंस आते हैं आरओ एआरओ में, जीएस में। इसमें से 25 क्वेश्चन से कम करंट अफेयर्स के नहीं होंगे। तो करंट अफेयर्स तो आप करते रहेंगे, करंट अफेयर्स लिख देता हूं सीए। 25 क्वेश्चंस यहां से आएंगे। ये रेगुलर प्रोसेस है, इट इज रेगुलर प्रोसेस। आप एक दिन का काम नहीं है, रेगुलर मैगजीन पढ़ेंगे, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो काम की चीजें होंगी उसे आप पढ़िए। साथ ही साथ पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का क्या करें, एक महीने के टारगेट दीजिए और एक महीने के टारगेट में इसको खत्म कीजिए। कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इससे जल्दी किसी चीज से भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। सबसे अगर किसी चीज में कॉन्फिडेंस सबसे जल्दी लाना है तो उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को करिए। तो स्पेशली अगर ज्योग्राफी की बात करें तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ रख लीजिए एटलस, एटलस की हेल्प से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को करिए। उसके अलावा एक बुक, चाहे परीक्षा वाणी या महेश बंडवाल, परीक्षा वाणी या महेश बंडवाल की बुक ले लीजिए ज्योग्राफी की, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। यानी प्रीवियस पेपर प्लस एटलस प्लस महेश बंडवाल या परीक्षा वाणी, जो भी आपको इजी लगे वो ज्योग्राफी में ले लीजिए। और साथ ही उसके बाद पॉलिटी का जो टारगेट है ये 15 दिन में कोशिश करिए कि खत्म हो जाए। 15 से 20 दिन भी ज्योग्राफी में लग सकता है, या आधा दिन बांट लीजिए ज्योग्राफी के लिए, आधा दिन बांट लीजिए पॉलिटी के लिए। अब पॉलिटी के लिए भी जो है क्या करेंगे आप लोग, पॉलिटी के लिए भी सेम चीज, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, घटना चक्र, पुनरावलोकन ले सकते हैं। चैप्टर वाइज दिया हुआ है, एक एक चीज दी हुई है। आपको इनिशियल जो आपके संविधान, जो हमारा संवैधानिक इतिहास से लेकर के संविधान, संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, जो है नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ, राज्य या जो भी आगे की संविधान के संशोधन है, जिन सहकारिता है, मतलब कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो है छूटेगा नहीं, चाहे निर्वाचन हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, हर चीज सीरियल से दिया हुआ है। तो इसलिए आप प्रीवियस पेपर ले लीजिए, इसके साथ आप परीक्षा वाणी ले लीजिए, परीक्षा वाणी प्लस प्रीवियस पेपर, ये आपका पॉलिटी के लिए भी हो गया। तो 15-15 दिन यानी 30 दिन में ये दोनों काम हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुआ तो 10 दिन और बढ़ा दीजिए, 40 दिन। 40 दिन में इस काम को आपको कंप्लीट करना ही होगा। देयर इज नो अल्टरनेट, देयर इज नो अदर मेथड टू कंप्लीट, नो अदर मेथड टू क्वालिफाई द एग्जाम। सो यू हैव टू प्रिपेयर पॉलिटी एंड ज्योग्राफी विद इन 30 days or within 40 days, maximum 40 days, and you have to work hard and you have to be concentrated. आप देखिए, किसी चीज को याद करने का सबसे जल्दी करने का तरीका है प्रीवियस पेपर प्लस बुक की हेल्प लीजिए उसी चैप्टर की। साथ ही साथ जैसे आप बुक बंद करते हैं उसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए जस्ट सोच लीजिए, आंखें बंद करिए, उल्टी सीधी चीजें ना सोच करके ये सोच लीजिए कि हमने क्या पढ़ा था। जैसे आप सोने जा रहे हैं तो आप सोचिए कि मैंने इसमें क्या पढ़ा था, क्या क्या मेन क्वेश्चन फंसे थे, उसको हाईलाइट भी आप किए होंगे दिन में या मतलब पढ़ाई के दौरान। साथ ही साथ आप दिमाग में दौड़ा लीजिए क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, क्या क्या चीजें हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। जस्ट 3 to 4 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम उसको सोच लीजिए, तो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अगले महीने करेंगे। उसके बाद जब 30 दिन के बाद या 40 दिन के बाद आप सीधा आ जाइए किस पे, साइंस पे। साइंस इधर लिख देता हूं, सही से लिख नहीं पा रहे, इधर साइंस हो गया। साइंस के साथ उसके बाद में आपका इकोनॉमी, साइंस एंड इकोनॉमी। अब ये सही से दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा देखिएगा, ये साइंस लिखा है हमने, ये इकोनॉमी लिखा है। ये कहां से करेंगे, साइंस के लिए भी घटना चक्र की पुनरावलोकन ले लीजिए, घटना चक्र की पुनरावलोकन ले लीजिए। इसके साथ अगर आप चाहेंगे तो जीव विज्ञान की यानी बायोलॉजी की आप जो है परीक्षा वाणी ले लीजिए। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, साइंस, इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में दिए हों उतना सफिशिएंट हो जाएगा, उतना कर लीजिएगा। हाँ, बायो के लिए इसमें आप चाहें तो परीक्षा वाणी आप ले सकते हैं, परीक्षा वाणी बायो की आती है, उसमें काफी अच्छा दिया हुआ है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो बायो है, तीनों साइंस के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, सफिशिएंट है।
घटना चक्र पुनरावलोकन में, या परीक्षा वाणी की जीव विज्ञान भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, या किसी को लूसेंट कंफर्टेबल है या जिसने पहले से पढ़ी है तो साइंस के लिए भी लूसेंट भी कर सकते हैं, वो सफिशिएंट है। या तो जो घटना चक्र पुनरावलोकन ले लीजिए, परीक्षा वाणी जीव विज्ञान की ले लीजिए, या फिर लूसेंट से ही साइंस कर लीजिए, सफिशिएंट हो जाएगा। लूसेंट पर्याप्त है साइंस के लिए। इकोनॉमी के लिए क्या करेंगे? इकोनॉमी के लिए जो है आप क्या करेंगे? इकोनॉमी के लिए आप घटना चक्र की पुनरावलोकन किसकी? घटना चक्र की। ये आप कई बार पढ़िए, प्लस जो आप मैगजीन पढ़ते हैं उसमें इकोनॉमी का कॉलम जरूर रहता है। इकोनॉमी के 3-4 पेज रहते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए तो इकोनॉमी का कॉलम रहता है, तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं। एक घटना चक्र की पुनरावलोकन से आप इकोनॉमी पढ़िए, साथ ही साथ हर महीने की मैगजीन में इकोनॉमिक न्यूज रहता है, उसको कंटिन्यू करिए। और जब लास्ट में एग्जाम आ जाता है तो करीब 1 महीना पहले, 20 दिन पहले अर्थव्यवस्था नाम से जो है घटना चक्र निकालती है 1 महीना पहले, तो उसे अभी आप देख लेंगे तो काम हो जाएगा। तो यानी बेस तैयार करेंगे घटना चक्र पुनरावलोकन से। मैगजीन में इकोनॉमी का पोर्शन पढ़े आएगा तो आता ही है, तो पढ़ेंगे ही। साथ ही साथ 1 महीना रह जाएगा तो आर्थिकी आता है, घटना चक्र की आर्थिकी नाम से आता है। किस नाम से? आर्थिकी नाम से आएगी घटना चक्र की। आर्थिकी नाम से आती है, इसे ले लीजिएगा तो पर्याप्त हो जाएगा। यानी पहले आप इसको घटना चक्र पुनरावलोकन से कर लीजिए, और साइंस को लूसेंट से कर लीजिए या घटना चक्र पुनरावलोकन से कर लीजिए। ये आपके कितना हो गया? 4 चीजें हो गई। अब आपके पास आता है मेन टारगेट। किसका मेन टारगेट? आपका आता है, किसका टारगेट आता है? मेन आएगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में क्या करेंगे? देखिए, हिस्ट्री में जो प्राचीन इतिहास है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका मॉडर्न का है, ये आप जानते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आसानी से याद भी होती है, और जो है तो सबसे पहले मॉडर्न कीजिए। देखिए, एंशिएंट में भी आप जाएंगे तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। कहाँ से शुरू होगा? जो है पाषाण काल से स्टार्ट होगा। आप मान लीजिए एंशिएंट की बात पहले कर लेते हैं। एंशिएंट पाषाण काल हो जाएगा, पाषाण काल, वैदिक काल, संध्या सभ्यता, वैदिक काल के बाद वैदिक उत्तर काल, ये सारी चीजें। उसके बाद में आपको तमाम चीजें जो है इसकी बौद्ध जैन धर्म के बारे में, इसमें से क्वेश्चन काफी हद तक मिल जाते हैं। तो बहुत ज्यादा एंशिएंट में पढ़ना नहीं होता है, और इसके जो बहुत कठिन क्वेश्चन होंगे उसको आप छोड़ भी दीजिएगा। एक यानी एंशिएंट हिस्ट्री में जो है नॉर्मल चीजें पता हो, जो आसान क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। कठिन वाले लगभग सबके गलत हो जाते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। कठिन वाला गलत हो रहा होने दीजिए, लेकिन आसान क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है इसको आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मेडिवल में आता है। मेडिवल में भी यही चीज है। आपका दिल्ली सल्तनत ले लीजिए, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, जो है सैयद वंश, लोधी वंश, उसके बाद जो भी आपके राजपूत राजा रहे उनके बारे में आएगा। मुगल शैली, फिर मुगल आएगा, राजपूत तो बाद मुगल आएगा। मुगल की चित्रकला, मुगल के साम्राज्य में जो भी जो है साहित्य कला के क्षेत्र में प्रगति हुई उसके संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फिर जो है राजाओं का विजयनगर साम्राज्य आएगा, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो इसे भी हम कहाँ से पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री का, इसका भी घटना चक्र पुनरावलोकन एक बार इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है, ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है। घटना चक्र पुनरावलोकन ले लीजिएगा, हिस्ट्री की पुनरावलोकन, इसको आप ले लीजिएगा। इसको एक बार नहीं, कम से कम 2 बार करिए। फिर जो है मॉडर्न हिस्ट्री को मुझे लगता है सबसे पहले करिए। मॉडर्न को पहले करिएगा, इनको बाद में करिए। मॉडर्न में आप जो है आप अपना उठा लीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, जब से वो आई, उसके आगे आप बढ़ते चले जाइए। जो है आपको 1757 प्लासी युद्ध से लेकर बक्सर युद्ध से लेकर के आपका जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, जो भी चीज़ें आगे बढ़ती रही। फिर 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1857 की क्रांति, कांग्रेस के पहले के संगठन, कांग्रेस पूर्व संगठन, फिर कांग्रेस जब आई वहाँ से आप चलेंगे। फिर आएगा बंगाल का विभाजन, मिले मांटो जो है रिफॉर्म सुधार, उसके बाद गांधी जी का आगमन, फिर मांटेगू चम्सफोर्ड, आगे असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, सबने अयोध्या आंदोलन, उसके बाद में जो है गोलमेज सम्मेलन के बाद आपका पूना पैक्ट के बाद आप जो फिर आगे बढ़िए। जो है राज्यों के चुनाव जो हुए 1937 में, एक सरकार बनी, जो प्रांतों में जो चुनाव हुए उनकी सरकारें बनी, कहाँ बनी, कितने राज्यों में बनी। फिर आपका आएगा क्रिप्स मिशन,
क्रिप्स मिशन आएगा, और ये पाकिस्तान की मांग, मुस्लिम लीग का गठन, पाकिस्तान की मांग, मुस्लिम तो खैर पहले ही गठन हो गया था, पाकिस्तान की मांग आएगी, उसके बाद क्रिप्स मिशन आएंगे, फिर जो है आपका जो है ये कैबिनेट मिशन आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन भी बीच में आ गया, कैबिनेट मिशन आ गया, संविधान सभा का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, ये सारी चीजें मॉडर्न हिस्ट्री में एक सिस्टमेटिक तरीके से दी हुई है। तो इसे भी आप करेंगे। इस हिस्ट्री में 1 महीने से कम कभी नहीं लग सकता। हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री को करने में कम से कम नहीं, मुझे लगता 1.5 महीने से कम का वक्त नहीं लगेगा। 1.5 मंथ्स इतना लगना तय है। बहुत तेजी से करेंगे, पूरे मनोयोग से करेंगे, बिल्कुल दिमाग को कंसंट्रेट करते हुए करेंगे, केवल अपने करियर के बारे में सोचते हुए करेंगे। तो इधर उधर की बातें दिमाग में आई, जो कि नॉर्मली आ जाती है लोगों के दिमाग में, कम से कम एज ए स्टूडेंट कुछ दिनों के लिए ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए, तभी ये चीजें हो पाएंगी। तो यहाँ पर आपको हमने बताया था करीब 40 दिन लग गया आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी में। इकोनॉमी एंड जो है उसमें साइंस में भी 40 दिन करीब वहाँ भी लगेंगे। हिस्ट्री में अकेले 40-45 दिन हिस्ट्री में यहाँ लगेंगे। उसके बाद आपका बचता है क्या, यहाँ मैंने बताया कि घटना चक्र पुनरावलोकन से करेंगे, और एस के पांडे की बुक आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के लिए। एस के पांडे की बुक आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत सारे लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, जिन्होंने पहले से स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है वो फिर कंटिन्यू रखें, क्योंकि स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो हिंदी में ये अपना इसके पांडे भी ले सकते हैं। तो घटना चक्र पुनरावलोकन के साथ बुक कौन सी चाहिए हिस्ट्री की, इसके लिए जो है मॉडर्न के लिए आप चाहे तो स्पेक्ट्रम, और बाकी के लिए इसके पांडे या इसके पांडे, तीनों के लिए भी आप चला सकते हैं। अब आज आते हैं आपके पास में यूपी स्पेशल एंड यूपी स्पेशल के बारे में, और साथ साथ जनसंख्या नगरीकरण के बारे में। ये परीक्षा मानी सफिशिएंट है, यानी यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश के बारे में, और साथ साथ जनसंख्या नगरीकरण यानी सेंसस, जनसंख्या नगरीकरण यूपी स्पेशल परीक्षा वाणी से आप कर लीजिएगा, परीक्षा वाणी से कर लीजिएगा। तो ये काम इतना आसान नहीं, इसमें भी करीब 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे। इस तरह से आपका बहुत टाइट शेड्यूल है, एक भी दिन बिना गंवाए अगर आप बनना चाहते हैं तो। और इस माहौल में जबकि वैकेंसियां कम हो रही हैं, आप सचमुच डेडिकेशन हैं, सचमुच अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की समस्याओं को कम करना चाहते हैं, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरना चाहते हैं, तो जो भी अवसर मिल रहा है, जो कम से कम अवसर जो आपके सामने हैं, आज आप बहुत ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर अवसर की संख्या बहुत कम है। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। कुछ समय पहले लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं था, बहुत सारी वैकेंसी, इसमें नहीं तो उसमें सही, इसमें नहीं तो उसमें सही, दूसरी वैकेंसी में सही। लेकिन आज ऐसा मौका नहीं मिलने जा रहा है। आज वैकेंसियों की स्थिति बहुत ही जो है खराब हो गई है, यानी बहुत कम मात्रा में आ रही। तो जितनी भी आ रही उसमें आप उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको बढ़ाना आपके बस में नहीं, और कम से कम मेरे बस में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं वैकेंसियां नहीं बढ़ा सकता। मैं आपको गाइड कर सकता हूं जहां भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। मैं अब इसके बाद में क्या करूंगा कि कोशिश करूंगा कि एक एक जो है इसके एक एक सब्जेक्ट के नोट्स भी बनवा रहा हूं। अगर जल्दी से बन जाता तो टेलीग्राम पे नोट्स भी दे दूंगा, लेकिन तब तक इन बुक से पढ़िए, ये बुक भी सफिशिएंट है। मेरे जो नोट्स मेरे बन रहे हैं, अगर पढ़ें या नहीं पढ़ें उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप बुक प्लस प्रीवियस पेपर दोनों का कॉम्बिनेशन चलाइए, एक न्यूज़पेपर प्लस एक मैगजीन को कंटिन्यूअस पढ़िए, फुल्ली डेडिकेटेड रहिए, अपने फ्यूचर को लेकर फोकस रहिए। जहां आपको एक अच्छी जॉब मिली, सब कुछ मिली, बाकी चीज़ें अपने आप चीज़ें लाइन पे आ जाती हैं, अपना दिमाग भी खुल जाता है, अपनी चीज़ें भी लाइन पे आती हैं। तो जो मेरा सहयोग है वो मैं करता रहूँगा। आप लोगों को करना क्या है, एग्ज़ाम आपको देना है, पढ़ना आपको, पास आपको करना है, अपने माइंड को बैलेंस आपको रखना है, और सारी की सारी मेहनत आपको करनी है। बाकी मेरे लेवल का जो भी हेल्प होगी वो हम करेंगे। आप लोगों के लिए मैं अगेन शुभकामना देता हूं। लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी वैकेंसी आए, किल हो जाए, टारगेट शूट टू किल, यानी जब भी आए सीधा हमारा जो हिट करना चाहिए। कहाँ? एट द बुल्स आई समझते हैं? बुल्स आई होता है वो कि जो कोई टारगेट, जब किसी को ट्रेन किया जाता है, किसमें ट्रेन किया जाता है, कम से कम फायरिंग में, यानी शूटिंग में किसी को टारगेट किया जाता है, तो जो मेन पॉइंट होता है, जब टारगेट जो शूटर होता है वो टारगेट करता है किसको? बुल्स आई को बोलते हैं, इस पॉइंट को, यानी यहाँ पे सीधा हिट होना है। तो आपका बुल्स आई क्या है? एग्जाम।
और एग्ज़ाम को सीधा क्रैक करना ही आपके लिए जो है आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, लगे रहिए, और हमारी जो हेल्प होगी उसके लिए आप कमेंट करते रहिए। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि चीज़ें बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच।